Assalamu alaikum dear students. This is going to be the part second of your ray optics, right? So बेटा आप देख सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स में अराउंड 32 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है बेटे। टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हम जितना भी डिस्कस कर रहे हैं यहां पे वो टेक्स्ट बुक डिस्कस कर रहे हैं। 32 न्यूमेरिकल्स के अराउंड जो है आपके टेक्स्ट बुक की न्यूमेरिकल्स हैं अनसॉल्व्ड, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने रेनबो डिस्कस किया था और 10 न्यूमेरिकल्स के अराउंड अनसॉल्व्ड सॉल्व किए थे। आज हम बेटा कंटिन्यू करेंगे विद द सेम पार्ट सेकंड है बेटा आपके रे ऑप्टिक्स का, और आज हम फिनिश करेंगे इसके ऑल न्यूमेरिकल्स, ऑल अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। लेकिन बेटा याद रखेंगे कि वी विल एक्सक्लूड द न्यूमेरिकल्स जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे हैं। रीजन क्योंकि बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मेरा सेपरेट लेक्चर है जो आप जिसकी लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फ्रॉम देयर यू कैन सॉल्व ऑल दोज न्यूमेरिकल्स, राइट। सो बेटा डिटेल्ड एनालिसिस मैंने उस लेक्चर में की हुई है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। और हाँ याद रहे कि बेटा ये जो लेक्चर है ये मैं स्टार्ट करूंगा 32nd न्यूमेरिकल से। दैट मींस आज हम रिवर्स में आएंगे, लास्ट न्यूमेरिकल से वापस आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा हमारी आज की पहली जो न्यूमेरिकल है वो क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। शोज एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। आप अपने सामने बेहतर होगा टेक्स्ट बुक रखें, ठीक है। सो इट इज शोज एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 in contact with liquid layer on the top of plane mirror। तो यहां पे कह रहा है बेटा इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इक्विकॉन्वेक्स लेंस है जिसको रख दिया गया है बेटे ऑन द टॉप ऑफ, आप देख सकते हैं यहां पे नीचे एक प्लेन मिरर है। दिस इज अ प्लेन मिरर, यहां पे मैं हाईलाइट करूं, ध्यान से देखिए बेटा ये प्लेन मिरर है असल में नीचे, ठीक है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के ऊपर रख दिया कॉन्वेक्स, लेकिन दो के बीच में लिक्विड की, कौन सा लिक्विड है, अननोन लिक्विड की एक लेयर है बेटा इन दो के बीच में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, ध्यान से सुनिए। ए स्मॉल नीडल, चेंज द कलर ऑफ माय स्टाइलस। सो the question says a small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found or formed at the position of the needle। तो ये क्या कह रहा है बेटे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये जो है ये जो लाइन आपको दिख रही है यहां पे, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, किस फॉर्म में, एक नीडल के फॉर्म में। और ये जो नीडल के फॉर्म में मेरे पास ऑब्जेक्ट है बेटा, इसको मैं पास या दूर ले जा रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू द सिस्टम। सिस्टम मैंने समझा दिया, सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स है, एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, नीचे एक प्लेन मिरर है, दो के बीच में वाटर की लेयर है। अब ये वाटर की लेयर किसका काम करेगी, दैट इज द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो 3 है बेटा, और एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और मेरे पास नीडल है बेटा जिसका टिप प्रिंसिपल एक्सिस को टच करे, और इसको मैं विद रेस्पेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस या तो सिस्टम से दूर या तो सिस्टम के अवे जो है ले जा रहा हूं, यानी मूव करवा रहा हूं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटे, एक ऐसी पोजीशन मुझे मिल जाती है जिसके लिए जो इमेज होती है बेटा, जो इस नीडल की इमेज होती है बेटा, वो कोइंसाइड कर जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट मीन्स नीडल, ये जो येलो कलर में मैंने बनाया ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और ये जो रेड लाइन है बेटा ये इसकी बनी हुई इमेज है। ये इमेज कितनी चीजों से बनी, 3 चीजों से, विच इंक्लूड ए लेंस, ए लेयर ऑफ लिक्विड ऑफ अननोन रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द प्लेन मिरर। इनकी वजह से द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, the distance of needle from the lens is measured to be 45 सेंटीमीटर। कह रहा है बेटे जो ये नीडल है इसकी डिस्टेंस इस लेंस से दूर है 45 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है बेटे, द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। कहता है अब हमने लिक्विड को रिमूव किया और फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। अब क्या हुआ, द न्यू डिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर। यानी अब आपने लिक्विड को रिमूव किया, अब सिर्फ 2 चीजें बची, प्लेन मिरर और लेंस। और अब वो डिस्टेंस जहां पे नीडल प्रिंसिपल एक्सिस को टच करने के टाइम इसकी जो इमेज है वो इसी के ऊपर आप कह सकते हो बेटा कोइंसाइड कर रही है, इसको टच कर रही है बेटा, वो आ जाती है 30 सेंटीमीटर पे। यानी पहले
इमेज इसको टच कर रही थी 45 सेंटीमीटर पे, जब बीच में लिक्विड था, लिक्विड के रिमूव करने से अब फिर से इमेज इसको टच कर रही है, लेकिन 45 सेंटीमीटर पे नहीं, 30 सेंटीमीटर पे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। कहता है ये देखकर बताइए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। देख बेटा, यहां पे मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी फोकस्ड। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं बेटे। इसका साइज चेंज नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं बेटे। देखिए एक सिंपल पॉइंट है, एक लेंस में यहां पे एज्यूम कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, राइट। और इस कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, फोकस है बेटा। मुझे एक चीज बताइए, अगर फोकस से रेज ऑफ लाइट निकलेंगे और एक लेंस पे पड़ेंगी, लेंस पे पड़ेंगे, बताइए उनके साथ क्या होगा। डेफिनेटली वो पैरेलल हो जाएंगी। हाँ ये बेटा सही है, ये पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर उल्टा पैरेलल रेज आएंगी लेंस के ऊपर, पैरेलल रेज आएंगी, तो बताइए वो कहां पे मीट करेंगी। सर वो तो मीट करेंगे वहीं पे, दैट मीन्स द फोकस। सो क्या लगता है बेटे, ये जो रिवर्स हो रही है, मतलब अगर फोकस से रेज जाती है लेंस के ऊपर, फोकस से रेज जाती है, वो पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल जो रेज है वो फोकस पे मिलती है। सो आपको नहीं लगता है दिस इज द पॉइंट जहां पे रिवर्सिबिलिटी एक जो है आप कह सकते हो फॉलो होती है। यानी फोकस एक ऐसा पॉइंट है जब वहां से रेज निकलती है तो आगे जाकर पैरेलल हो रही है, और जब पैरेलल रेज वापस आ रही है तो वहीं पे मिल रही है। इसे कहने का मतलब था मेरा ये बेटा कि यहां पे एक लेंस इन्वॉल्व है या नहीं। डेफिनेटली जो ये लिक्विड की लेयर है लेंस के कांटेक्ट में, इट इज आल्सो ए लेंस, इट्स आल्सो ए लेंस। कौन सा लेंस है ये? इट्स अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखिए बेटा, ऊपर एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ऊपर एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ऊपर एक बाई कॉन्वेक्स, नीचे इसके लिक्विड है। अब लिक्विड की शेप जरा देखो, क्या ऐसे नहीं है, थोड़ा सा मैं सेपरेट कर रहा हूं। देखिए जिस साइड ये लिक्विड इन कांटेक्ट विद मिरर है वो तो प्लेन हो जाएगा लिक्विड की शेप, और ऊपर से बड़ा बाउल शेप बनेगा। तो बताइए लिक्विड क्या काम कर रहा है? यहां पे लिक्विड भी एक लेंस है। कौन सा लेंस है? इट इज प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो दो लेंसेज है, और पीछे है बड़ा यानी सबसे नीचे प्लेन मिरर। यहां पे बात यह है कि यहां पे दो लेंसेज हैं। अब मुझे बताइए, आपने यहां पे नीडल रख दी, ठीक है, इसकी इमेज कहां पे बन रही है? वहीं पे जहां पे नीडल। बेटा अगर ऑब्जेक्ट आपने कहीं पे रखा और उसकी इमेज वहीं पे बन रही है जहां पे ऑब्जेक्ट है, तो दैट मीन्स जो यहां से रेज जा रही है इस सिस्टम की तरफ, वो बेटा लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ओबे करनी चाहिए, तब जाकर बेटा इमेज वहीं पे मिलेगी जहां पे ऑब्जेक्ट है। दे मस्ट ओबे द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बेटा लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहां पे फॉलो होना चाहिए। इससे हमें यह अंदाजा हो रहा है कि दैट मीन्स जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा 45 सेंटीमीटर पे, ये 45 सेंटीमीटर और कुछ नहीं है, इट इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द थ्री। ये जो 45 सेंटीमीटर वाली पोजीशन है, ये इफेक्टिव फोकल लेंथ होनी चाहिए इन तीन चीजों की। दैट मीन्स द कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव एंड द मिरर, इनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ जब 45 सेंटीमीटर पे होगा, तभी क्या होगा बेटा, जो रेज यहां से जाएंगी वो वापस आकर इमेज भी उसी जगह बनाएंगे। तो क्या पता चला अभी तक फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन, मुझे जो समझ में आया कि हमारा जो 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है इनिशियली, दैट इज नथिंग, दैट इज द एफ इफेक्टिव फोकल लेंथ। अब किस किस की आएगी बेटा? प्लेन मिरर की तो नहीं आएगी, सो दैट मींस इन दो लेंसेज की आएगी। सो दैट मींस कैन आई से कि मेरे पास ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f1 मानता हूं। मेरे पास प्लेनो कॉनकेव है, मेरे पास प्लेनो कॉनकेव है। प्लेनो कॉनकेव कौन है? असल में लिक्विड है बेटा। लेट अस सपोज इसकी फोकल लेंथ f2, तो मेरी जो f इफेक्टिव है बेटा वो इन दो की है, दैट मींस f1 और f2 की f इफेक्टिव, और इनकी f इफेक्टिव मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, देकर है इट्स इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, f1 मैंने बाई कॉन्वेक्स की ली, और बेटा f2 मैंने इस जो है प्लेनो कॉनकेव इसके लिए ली। अब ध्यान से सुनिए, क्या मैं कह सकता हूं ये दो लेंसेज इन कांटेक्ट,
और हमें यह भी पता है कि F इफेक्टिव जब लेंसेज इन कांटेक्ट होते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होती है 1/F इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ये मेरे पास बेटा फॉर्मूला होती है इफेक्टिव फोकल लेंथ लेंसेज इन कांटेक्ट। लेकिन ख्याल रहे कि जब आप इसकी डालोगे F2 की बेटा, तो वो माइनस के साथ डालनी है। फिलहाल मुझे F2 ही निकालना है, लेकिन अगर F2 मुझे इंसर्ट करना होता तो F2 माइनस आता। क्यों? क्योंकि बेटा ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। अब क्वेश्चन ये है, F इफेक्टिव मुझे यहां पे पता है दैट्स 45, और मैं चाहूंगा मैं निकालूं इस लिक्विड वाले लेंस की फोकल लेंथ, यानी F2 निकालूं। फॉर दैट F1 मुझे पता होना चाहिए विच इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स, विच द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स। अब क्वेश्चन ये, सर कॉन्वेक्स की कैसे निकालोगे? कॉन्वेक्स की तो है नहीं यहां पे, तो फिर दो अननोन हो गए। बहुत आसान है बेटा, आपने ये पार्ट इसका अगर चेक किया हो, द लिक्विड इज रिमूव्ड, यानी जब मैंने लिक्विड रिमूव किया, सोचिए दो ही लेंसेज है, अगर उनमें से एक मैंने रिमूव कर दिया, अब कितने लेंसेज है? एक। तो बताइए बेटा, अब मुझे बताइए इमेज कहां पे बन रही है बेटा, इमेज कहां पे ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड अब कर रही है? 30 सेंटीमीटर पे। तो 30 सेंटीमीटर अब क्या हुआ? F इफेक्टिव। लेकिन लेंसेज अब कितने? क्योंकि लिक्विड तो रिमूव हो चुका है, अब लेंस एक ही है। सो क्या मैं ये कहूं ये 30 सेंटीमीटर और कुछ नहीं है, ये है बेटा अब एक उस लेंस की जो बचा हुआ अब एक लेंस है, दैट इज दिस बाइकॉन्वेक्स, जो गिलास का लेंस है उसी की फोकल लेंथ है, राइट? सो दैट मीन्स मुझे F1 फिर पता है बेटे, F1 इज 30 सेंटीमीटर। वो बेटा इसका दूसरा पार्ट है। देखिए आपने लिक्विड रिमूव कर दिया और कहता है कि फिर से जो ये ऑब्जेक्ट है इमेज के साथ इन कांटेक्ट आता है, लेकिन 30 सेंटीमीटर पे लिक्विड रिमूव हो चुका है। मुझे बताइए इफेक्टिव फोकल लेंथ पे होना चाहिए ना इस टाइम ऑब्जेक्ट, बट इफेक्टिव किस किस की होगी बेटा? दो की होनी चाहिए, लेकिन लिक्विड तो रिमूव कर दिया आपने, वो लेंस तो नहीं है, अब तो एक ही लेंस है। तो क्या मतलब हुआ इसका? यानी ये जो 30 सेंटीमीटर है, दिस इज द F इफेक्टिव ऑफ योर कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड, लिक्विड वहां पे है ही नहीं। तो F1 पता चल गया, F इफेक्टिव पता है, आई कैन कैलकुलेट F2। चलिए बेटा निकालते हैं F2 का वैल्यू। देखिए 1/F इफेक्टिव के बदले डालूं बेटा 45 इज इक्वल टू 1/F1, कॉन्वेक्स की है बेटा, तो बेटा प्लस साइन के साथ 30 प्लस आएगा 1/F2 जो कि मुझे निकालना है। F2 इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लिक्विड लेंस। 1/F2, it follows from here is 1/45 minus 1/30। 30 इधर 45 इधर 30/45 और उल्टा करके आपको F2 मिलेगा। It would be 30 into 45 divided by 30 minus 45। So बेटा it is 15, लेकिन -15। तो बेटा यहां पे थोड़ी सी कैंसिलेशन करेंगे, 15 2 30 हुआ, 2 into 45 90 हुआ, लेकिन साइन आएगी माइनस, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज जो लिक्विड लेंस है बेटा इट इज प्लेनो कॉनकेव, और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव। यहां तक मुझे पता चल गई बेटा इस लिक्विड लेंस की फोकल लेंथ। अब ध्यान से सुनिए, हमें निकालना बेटा इस लिक्विड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए मैंने आपको हर एक लेंस की फोकल लेंथ याद करवाई है बेटा, चाहे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स हो, बाई कॉन्वेक्स हो, बड़ा पूरा क्लासरूम में हम इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, बहुत सिंपल रिजल्ट्स आपको बना के दिए हुए हैं। तो आप कहेंगे सर अगर हमें इस लिक्विड जो कि प्लेनो कॉनकेव लेंस है, अगर हमें इसकी फोकल लेंथ पता चल गई, क्यों ना हम फॉर्मूला अप्लाई करें और वहां से म्यू निकालें। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम। ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो अभी तक जो मेरे पास डेटा है वो ये कहता है कि जो ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है लिक्विड का बेटा, उसकी फोकल लेंथ आ गई -90 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ? हम अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हमें ये तो पता है दैट प्लेनो कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है -r बाई, इट इज प्लेनो कॉनकेव है तो बेटा म्यू गिलास -1, तो बाहर से सराउंडिंग का मीडियम म्यू जी ए, ईयर है यहां पे म्यू जी ए आएगा विच इज 1, राइट? सो बेटा ये है बेटा फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉनकेव की, ये है बेटा फोकल लेंथ। आप कहेंगे सर हम यहां पे ये इंसर्ट करेंगे और हमें तो ये म्यू जी निकालना है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिलास का वैसे ये बना हुआ नहीं है, इट्स मेड सम लिक्विड, तो जी को मैं यहां पे रिमूव करूंगा। आई विल राइट हियर
ये लिक्विड का बना हुआ लेंस है म्यू एल, तो म्यू एल निकालेंगे। बेटा इसका क्या करोगे, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये तो हमें पता नहीं है, ये चाहिए। दिमाग लड़ाइए, क्या मैं ये नहीं कह सकता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है बेटा जो ऊपर कॉन्वेक्स लेंस है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, एग्जैक्टली क्योंकि लिक्विड उसी कंटेनर की, हमने 9th 8th 9th 10th में ये पढ़ा हुआ है कि लिक्विड उसी की शेप जो है लेता है जिस कंटेनर में रखा जाता है। लिक्विड इन कॉन्टैक्ट ऊपर से बाई कॉन्वेक्स लेंस के साथ, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है जो बाई कॉन्वेक्स की। अब बाई कॉन्वेक्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, वो यहां पे यूज करो और वहां से निकालो म्यू एल। That's it. This finishes our question in simple steps. अब क्वेश्चन ये, सर जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है उसकी कैसे निकालेंगे हम रेडियस? लेट अस सपोज उसकी रेडियस है बेटा r। अब ध्यान से सुनिए, उसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा 30 और रेडियस उसकी r मान लो, उसका म्यू हमें पता है 1.5 समथिंग। देखिए इक्विकॉन्वेक्स लेंस जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, म्यू इसका पता है। तो बेटा चलिए इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, बाइकॉन्वेक्स की होती है बेटा F इज इक्वल टू R/2 म्यू G A-1। यह असल में होता है जिस मटेरियल का बना होगा लेंस उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय सराउंडिंग। सराउंडिंग हियर इज एयर, तो मैंने ए लिख दिया, -1 लिख दिया यहां पे। फोकल लेंथ अगर आप देख सकते हैं यहां पे बेटा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, इट इज 30 सेंटीमीटर, इट्स इक्वल टू r। रेडियस मुझे बेटा निकालनी है, डिवाइडेड बाय इट इज 2 टाइम्स इट इज म्यू जी, इट इज 1.5, सो इट इज 3/2 -1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटे? अब ध्यान से देखो, 3/2 यह आएगा 1/2, 2 कैंसल, r इज इक्वल टू 30। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला बेटा 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस r को अब मैं यहां पे यूज करूंगा, f मुझे पता है 90 है बेटा, -90 है, और यहां से निकालूंगा बेटा मैं म्यू एल। तो बेटा म्यू एल निकालना आप आसान, ध्यान से देखिएगा, f के बदले में वहां पे यूज करो -90 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -r बेटा 30 डिवाइडेड बाय म्यू l -1। यह है बेटा मेरा आंसर। ध्यान से देखिएगा कैसे आएगा, म्यू l -1 ऊपर चढ़ाइए, म्यू l -1 इधर लाइए, 30/90, 0 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, यह आएगा 3, यह आएगा 1/3, ये 1 इधर लाइए बेटा, म्यू l -1 तो यहां पे +1 हो जाएगा, यह आएगा 4/3। क्या पता चला? 4/3 was the refractive index of the liquid जो कि इस लेंस और मिरर के बीच में था, and it's clear that it's none other than water, क्योंकि वाटर का refractive index 4/3 होता है। तो refractive index of the liquid मुझे मिल गया 4/3। होप द आंसर ऑफ क्वेश्चन राइट, और आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि उतना खास था नहीं बेटा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट यही था जो मैंने पहले समझाया कि इमेज और ऑब्जेक्ट कब कोइंसाइड करते हैं, वो कॉन्सेप्ट था इसमें। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्लेन मिरर। यह हमने क्लासरूम जो है क्लासरूम वर्क उसमें किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल क्लासेस में हम इसको डेफिनेटली जो है करते हैं ऐसी न्यूमेरिकल्स को, ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करता है। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्लेन मिरर अटैच्ड टू ए गैल्वेनोमीटर। डरना बिल्कुल भी नहीं है, कोई गैल्वेनोमीटर नहीं है, कुछ नहीं है, मत डरो इससे, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा आप सिंपली मान लीजिए यहां पे क्या बेटा, यहां पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और उस पे आ रही है यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है। मिरर पहले ऐसे बिल्कुल पैरेलल टू द स्क्रीन, मिरर ऐसे और यहां से लाइट आ रही है, तो सिंपली लाइट पर नॉर्मली आ रही है तो नॉर्मली वापस जाएगी। उसके बाद में आपको ब्रीफ में नटशेल में क्वेश्चन समझा रहा हूं। आपने मिरर को रोटेट कर दिया, मिरर के रोटेट करने से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तो रोटेट करेगी, इंसिडेंट रे तो अब भी वहीं से आ रही है, बट पहले क्या हो रहा था, इंसिडेंट रे आ रही थी नॉर्मली। अब जब आपने मिरर को रोटेट किया, अब इंसिडेंट नॉर्मली नहीं आ रही है, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रही है, तो बेटा रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी। ये हमने प्लेन मिरर्स में पढ़ा है बेटा कि अगर हम एक मिरर को रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितना रोटेट होती है, दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आप पढ़िए, आपको बहुत आसान लगेगा। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, उसको मैं हटाते हैं, ठीक है। अच्छा, as shown in figure, a current in the coil produces a deflection of 3.5 degrees.
कहता है बेटे हमने जब करंट पास की गैल्वेनोमीटर में, उससे मिरर रोटेट हुआ, मिरर रोटेट हुआ, कितना मिरर रोटेट हो गया? 3.5 डिग्रीज। तो मिरर रोटेट हुआ बाई 3.5। What is the displacement of the reflected spot of light on the screen placed 1.5 मीटर अवे? बहुत आसान लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो ऐसे देखो, यहां पे स्क्रीन आपको दिख रही है, दिस इज द स्क्रीन। स्क्रीन के सामने आपने मिरर रख दिया 1.5 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक रे ऑफ लाइट आ रही है उस मिरर के ऊपर, दिस वाज ओरिजिनली द मिरर, पोजीशन ऑफ द मिरर। एक रे आ रही है, अब देखो बेटा ये उस मिरर को आ रही है नॉर्मली, तो रिफ्लेक्ट भी होगी नॉर्मली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने करंट डाली गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? रोटेशन होगा, जिसकी वजह से मिरर रोटेट कर गया, मिरर रोटेट कर गया कितना? 3.5 डिग्रीज। अब मिरर के रोटेशन से क्या होगा? जो ये रिफ्लेक्टेड रे है अभी यहां से नहीं जाएगी, अभी यहां से जाएगी किसी और पाथ से। तो सोचिए रिफ्लेक्टेड लाइट पहले यहां पे आ रही थी, लेकिन अब मिरर के रोटेशन से रिफ्लेक्टेड लाइट स्क्रीन पे यहां पहुंचेगी। क्या आपको नहीं लगता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट ने डिस्प्लेसमेंट दिखाई ऑन द स्क्रीन? आपको वही डिस्प्लेसमेंट डी निकालिए, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट कितना ऊपर चली गई। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम मिरर को रोटेट करें बाय एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड लाइट गेट्स रोटेटेड बाय ट्वाइस द एंगल जिस एंगल से मिरर रोटेट कर गया। मिरर कितने डिग्री से रोटेट कर गया? 3.5। तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कितना करेगी? ट्वाइस, सो इट इज 7 डिग्रीज। तो आप ये कहेंगे बेटा यहां पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो कि ऐसे जा रही थी, नॉर्मली जा रही थी, अब वो बेटा रोटेट हो गई बाय 7 डिग्री, यानी ट्वाइस ऑफ द एंगल। 3.5 into 2 is nothing else other than 7 degrees। 7 डिग्री से वो रोटेट कर गई, तो हमें मिली एक ब्यूटीफुल सी ट्रायंगल। ध्यान से सुनो बेटे, जिसमें ये एंगल है अब 7 डिग्रीज, और आपको निकालनी है, पहले रे ऑफ लाइट यहां पे आ रही थी, अब रे ऑफ लाइट स्क्रीन पे यहां आ रही है, हमें ये डिस्टेंस डी निकालनी है, जबकि ये डिस्टेंस देकर है 1.5 मीटर्स। बताइए बेटा क्या आप सिंपल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से नहीं निकाल सकते? परपेंडिकुलर आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज बेटा हमें नहीं पता, बट बेस तो पता है, d डिवाइडेड बाय 1.5 परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan ऑफ द एंगल, और एंगल है बेटा 7 डिग्रीज। यहां पे देखिए बेटा tan जिस एंगल का ले रहे हो वो बहुत ही स्मॉल है, सो हम tan नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली लेंगे बेटा 7 डिग्रीज। बट द क्वेश्चन यहां पे ही स्टॉप नहीं होता है, क्या हमें सीधे 7 लेना चाहिए और d डिवाइडेड बाय 1.5 लिखना चाहिए? d डिवाइडेड बाय 1.5 tan ऑफ 7 के बदले 7 सीधे लिखना चाहिए? बेटा मार्क करिए इस क्वेश्चन को, नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिए जो मैंने इससे पहले दिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं कहता हूं बेटा नीट का टिपिकल जो क्वेश्चन माना जाएगा वो ये क्वेश्चन है, ना कि वो। ये नीट का टिपिकल क्वेश्चन है बेटा, क्या हम tan 7 को सीधे 7 लिखें? क्योंकि एंगल स्मॉल है, 7 लिख सकते हैं, लेकिन बेटा इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सर वाई सो? बिकॉज बेटा यहां से आप एसआई सिस्टम में काम कर रहे हो तो इट इज नेसेसरी कि डिग्रीज को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो बेटा अब 7 डिग्रीज को कैसे रेडियंस में कन्वर्ट करोगे? सिंपली पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करने से 7 डिग्रीज रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 180 से। अब देखिए d निकालना है, सो d इज इक्वल टू 1.5 कितना हुआ? 3/2। देखिए लिखने का तरीका है, जस्ट अंडरस्टैंड। 7 को मैं ऐसे ही अब रख रहा हूं, पाई जो मुझे यहां पे है बेटा, पाई को मैं लिख सकता हूं 22/7, लिख सकता हूं ऐसे पाई को। 180 ऐसे ही एज इट इज 1.5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं 1.5 नहीं लिखूंगा, स्मार्टली 3/2 लिखूंगा बेटा, वो भी तो वही होता है 1.5। अब देखिए इसे क्या हुआ, देखिए 7 और 7 सीधे कट गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 मिलेगा बेटा, 3 इंटू 11 हुआ 33 डिवाइडेड बाय 180। अब बेटा ये बहुत ही आसान फिगर बन गई, 33 डिवाइडेड बाय 180। इसको बेटा सॉल्व करिए और आपको सीधे में मिलेगा बेटा d इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 180। जस्ट सॉल्व इट एंड गिव द आंसर। देखिए आपको क्या मिल रहा है, आप इसको सॉल्व करिए बेटा जल्दी से। सो इट इज 33 divided by 180, will it come nearly
0.18 के आसपास ये आएगा बेटा, 0.18 मीटर्स, 0.18 मीटर्स के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 18 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा जो मुझे मिला था वो मीटर्स में मिला था, और अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो यू कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। सो नो इश्यूज इन इट एट ऑल। तो बहुत ही आसान है। यहां पे क्या सीखा आपने, tan of 7, क्योंकि 7 एक स्मॉल एंगल है बेटा, 30, 45 ऐसा तो है नहीं, तो 7 डिग्रीज, 10 डिग्रीज के आसपास चलता है बेटा इतना। लेकिन क्या करना है आपको, 7 डिग्री नहीं लिखना है, टू राइट 7 डिग्रीज in terms of radians, that's the must step। और सिंपल आप देखिए बेटा, यहां पे मुझे आया 33/180 which is nothing else, it is 0.18, राइट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। आप ध्यान से सुनिए बेटा, यहां पे कुछ आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की न्यूमेरिकल्स मिलेंगी, राइट। तो उनको मैं लीव कर रहा हूं, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बेटा। एक सेकेंड, ये है बेटा हमारा एक और क्वेश्चन इसमें। इट सेज at what angle should a ray of light be incident on the face of prism of refracting angle 60 degrees। हमारे पास प्रिज्म है जिसका refracting angle है बेटा 60 degrees, so that it just suffers total internal reflection at the other face। The refractive index of the material of the prism is 1.524। देखिए बेटा बहुत आसान है। कह रहा हमारे पास एक प्रिज्म है, कैसा प्रिज्म है, जिसका refracting angle 60 डिग्री है। नाउ द क्वेश्चन सेज कि बताइए हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट किस एंगल पे आनी चाहिए, सॉरी हमारे पास जो इंसिडेंट रे है बेटा वो किस एंगल पे आनी चाहिए, यानी हमें आई निकालना है। सो दैट इंसिडेंट रे किस एंगल पे आनी चाहिए, सो दैट क्या हो कि जब ये रे रेफ्रैक्ट होकर अंदर जाए वहां पे ये दिखाए बेटा TIR, लेकिन सिर्फ TIR नहीं लिखा है इसमें। आप देखिए बेटा ये एक टर्म है यहां पे, जस्ट सफर्स द TIR। देखिए जस्ट सफर्स क्या हुआ, आपको पता है असल में ये जब रे इस पे गिरती है स्पेस पे तो ये यहां से इमरजेंट रे के तौर पे बाहर आती है। लेकिन जब हम कहते हैं जस्ट बेटा TIR, सो दैट मीन्स ये ग्रेज करनी चाहिए। जस्ट TIR मीन्स ग्रेजिंग। इस टर्म को याद रखिए बेटा। एक हुआ TIR करना, TIR तो अंदर बहुत सारे एंगल पे होगा, बट द क्वेश्चन व्हेन आई से जस्ट सफर्स TIR इट मीन्स ग्रेजिंग, घास खाना नहीं, ठीक है बेटा। तो ग्रेज करना यानी अलोंग द, ऐसा होना चाहिए। अब क्वेश्चन है ये हम कैसे करेंगे, क्या सर ये न्यूमेरिकल हमें वहां पे खुद से आएगी। मान लीजिए लेट्स सपोज ये न्यूमेरिकल आई फर्स्ट टाइम और आप फर्स्ट टाइम इसको हैंडल कर रहे हो इन द एग्जामिनेशन सेंटर। आप कितनी भी फिजिक्स क्यों ना जानते हो बेटा, आपसे ये न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगी वहां पे अनलेस एंड अनटिल आपने ये पढ़ी हो कहीं से, किसी ने आपको ये समझाई हो ये न्यूमेरिकल, तब अदरवाइज ये न्यूमेरिकल आपसे वहां पे नहीं हो पाएगी। देखिए क्यों, देखिए आप यहां पे क्या करना स्टार्ट करेंगे, सर हमें समझ में आ गया जब TIR होगा जस्ट ग्रेज होगा तो आउटसाइड जो एंगल है वो 90 बनेगा। मैं कहूंगा हां बिल्कुल 90 बनेगा। आपका प्रोसीजर देखिए बेटा, आप कहेंगे सर हमें पता है ये एंगल हम कहते हैं R1, ये एंगल R2, ये भी सही है आप कह रहे हो। सर यहां पे हम लगाएंगे सिनेल्स लॉ लगाएंगे, हां लगाइए। सो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ, इस टाइम R2 हमारा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि तभी तो TIR करेगा। R2 इस टाइम डेफिनेटली होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के बराबर, तब जाकर ये ग्रेज करेगा। तो यू नो दैट वी हैव टू डिटरमाइन एक्चुअली R2। अब क्वेश्चन है सर R2 कैसे निकालेंगे, सर हम लगाएंगे सिनेल्स लॉ। लगाओ, जैसे आप लगाओगे साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू रेयर बाय डेंसर। रेयर तो 1 है बट द डेंसर इज 1.524। अब कहां जाओगे, क्योंकि साइन थीटा, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1/1.5। सो ये आपसे सॉल्व नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप घर में इसको प्रैक्टिस करके गए हो। सो बेटा मेरी एक सजेशन मानिए और हमेशा याद रखिए बेटा, जब भी आपके पास आए साइन इनवर्स 3/2, याद रखिए बेटा साइन इनवर्स 3/2, जब भी ऐसा आए तो जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हो या कोई भी एंगल, आप मान लीजिए जस्ट एंगल,
जब थीटा जब भी आपको आए साइन इनवर्स 3/2 यानी 1.5, इट इज नियरली इक्वल टू 42 डिग्रीज। याद रखिए, ये फिगर आपको जुबानी याद होनी चाहिए। सो क्या याद रखना बेटा, साइन इनवर्स 3/2, साइन इनवर्स ऑफ 1.5, जब भी 1.5 3/2 आए तो 42 डिग्रीज है। अब यहां पे लेकिन क्वेश्चन है, इट्स नॉट ओनली 1.5, इट्स 1.5 to 4, थोड़ा सा ज्यादा है। अगर म्यू ज्यादा है तो एंगल थोड़ा सा कम है, तो आप इसको 41 के आसपास ले लीजिएगा। गॉट माई पॉइंट। 3/2 अगर हो, 1.5 अगर हो तो 42, लेकिन अगर लेट सपोज आपका म्यू इससे थोड़ा सा ज्यादा देकर है 52, तो आप अपने एंगल को कम करेंगे। ठीक है, सिनर्जा। सो म्यू बढ़ता है तो थीटा कम होता है, इस तरीके से जाता है बेटे 41 डिग्रीज। अब ध्यान से सुनिए, क्या हमने R2 का वैल्यू फिर निकाल दिया? यस, R2 का वैल्यू हमने निकाल दिया, दैट इज 41 डिग्रीज। अब बेटा एक रिलेशन यहां पे लगेगी प्रिज्म की, जनरल रिलेशन है प्रिज्म की, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास एक ब्यूटीफुल से रिलेशन है, R1 प्लस R2। लेकिन R2 हमें पता है इट इज नाउ 41 डिग्रीज, R1 मुझे निकालना है, ए है बेटा 60 डिग्रीज। बेटा ये इधर लाइए, सो इट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए बेटा 40 इसमें से माइनस करिए, सो 20, लेकिन ये तो 41 है, सो दैट मीन्स अराउंड 19 डिग्रीज। तो आपका जो आया R1 वो आया बेटे 19 डिग्रीज के आसपास। R1 आ गया 19 डिग्रीज। अब क्या करेंगे, फंस गए यहां पे सर, R1 19 डिग्रीज है, यहां पे I निकालना है। सो आपको समझ में आया मैंने R1 क्यों निकाला? R1 इसलिए निकाला ताकि मैं यहां पे लगा सकूं Snell's लॉ। लेकिन यहां पे भी Snell's लॉ कैसे लगेगा वो भी जान लीजिए। बाहर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ I, साइन ऑफ I जो कि मुझे निकालना है, इट इज इक्वल टू अंदर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 1.524, मल्टीप्लाई बाय करिए बेटा साइन ऑफ अंदर जो एंगल बना दैट इज 20 डिग्रीज, 19 डिग्रीज 20 डिग्रीज के आसपास है। ठीक है, अब क्वेश्चन है सर 19 डिग्रीज का तो हमें वैल्यू याद नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, क्या आपको साइन ऑफ 30 याद है? साइन ऑफ 30 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। सर साइन ऑफ 20 कितना होता है? याद रखना है बेटे, इट इज इक्वल टू 0.3। तो बेटा बिल्कुल आप ये जो 3 बातें मैंने इसमें की, as a student of entrance you must remember these 3 points. Number first, sin inverse 3/2 it's equal to 42 degrees। और बेटा जब वहां से थोड़ा सा ज्यादा हो और आप अपना यहां से एंगल थोड़ा सा कम करेंगे, या अगर वहां से कम हो so you will adjust it like this। और दूसरी बात, sin of 20 is equal to 0.3। अब यहां पे हमें मिला sin of I is equal to 1.5 into 0.3। जब आप 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा? ये आएगा 45, लेकिन क्या 45? 0.45 आएगा। ये 0.45 को मैं नियरली कह सकता हूं 0.5, और हमें पता है 0.5 कब आता है साइन का वैल्यू, किस एंगल पे साइन का वैल्यू 0.5 के आसपास आता है? यू नो दैट्स नन अदर देन 30। तो बताइए बेटा यहां पे एंगल कितना आया? सो दैट मीन्स आई मुझे मिल गया यहां पे 0.5, सो इट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज का आपको इसका आंसर मिलेगा। कहीं पे अगर हमने गलती ना की हो तो सो फिर से एक और बार इसको देख लेते हैं बेटा, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं किया हमने। R1 हमें मिला बेटा 90, R1 मुझे मिला 90, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A 60। सो यहां पे हमने 40 इसमें से माइनस कर दिया, 41, so that comes 19, that's approximately 20 डिग्रीज। फिर मैंने Snell's लॉ अप्लाई किया, sin of 20 it's 0.3, so 0.45, 0.5, so it's 30। yes, this must be the answer to this question, right? अगर हमने कहीं पे गलती की ना हो तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहा है। Determine the effective focal length of the combination of two lenses in exercise 9.10। पहले मैं याद दिला दूं ये क्वेश्चन कौन सा 9.10, इसमें क्या था? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस था और एक कॉनकेव लेंस था बेटे, 2 लेंसेज थे, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ थी वहां पे 30 और इसकी थी बेटा 20। इट्स अंडरस्टूड, ये
प्लस होगी और ये माइनस होगी। ये था बेटा एक्सरसाइज 9.10 जहां पे दो लेंसेज थे इन कांटेक्ट। लेकिन अब क्वेश्चन बदल गया, अब ये क्या कह रहा है, इफ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए अब हम इन्हीं दो लेंसेज को, यानी फोकल लेंथ क्या है बेटा, एक की है 30 और दूसरे की है बेटा, दूसरे लेंस की कॉनकेव की कितनी है 20, ठीक है। इनको हम सेपरेट करेंगे बाय 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से हम इनको सेपरेट करें। डन, यहां तक समझ में आया। अब क्या कह रहा है बेटे, ओके अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट, ठीक है। डज द आंसर डिपेंड, हमें निकालना क्या, इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है हमें। इफेक्टिव फोकल लेंथ अब निकालनी है जब इनके बीच में है बेटा डिस्टेंस कितनी 8 सेंटीमीटर। और इससे पहले जो क्वेश्चन था ये वाली एग्जाम, उसमें ये कांटेक्ट में थे, लेकिन अब ये सेपरेटेड है। पहला काम हम यही करेंगे, हम निकालेंगे एफ इफेक्टिव। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट, इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम यूजफुल एट ऑल। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मान लीजिए यहां से पैरेलल रेज आई, लेट्स सपोज पैरेलल रेज आई, और यहां से ये कन्वर्ज हुई या डाइवर्ज हुई, इनका कुछ इफेक्टिव फोकल लेंथ मिला। कहता है अगर हम पैरेलल रेज कॉन्वेक्स लेंस पे ना डालें, बल्कि हम इस साइड से इस अरेंजमेंट के ऊपर डालें, मतलब जो डायरेक्शन है, आप देखिए इस केस में इंसिडेंट रेज आ रही है कॉन्वेक्स के साइड से, और इस केस में इंसिडेंट रेज आ रही है फ्रॉम द कॉनकेव साइड। ये कहता है क्या इससे आपके पैरामीटर चेंज होंगे, यानी एफ इफेक्टिव चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। सो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है नहीं बेटा। लाइट कहीं से भी इंसिडेंट हो, चाहे कॉन्वेक्स साइड से इंसिडेंट हो या कॉनकेव साइड से, उस पे एफ इफेक्टिव डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन तो वही है कि पहले निकाला जाए एफ इफेक्टिव का। दूसरा क्वेश्चन हो गया, आंसर इज नो। इसके इंसिडेंट लाइट आप कहीं से भी इंसिडेंट करवाइए, उससे नेचर चेंज नहीं होगा। एफ इफेक्टिव निकालते हैं, उसके बाद इसका एक और पार्ट है बेटा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं बेटा एफ इफेक्टिव। देखिए जब दो लेंसेज हो इन कांटेक्ट, तब भी हमारे पास एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, पी इफेक्टिव होता है जब लेंसेज कांटेक्ट में हो, एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में, तब होता है P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन, जितने भी लेंसेज हो। लेकिन अगर उनके बीच में डिस्टेंस है, तब बेटा इफेक्टिव फोकल लेंथ दो लेंसेज का जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस है होती है P1 प्लस P2 माइनस D टाइम्स P1 P2। ये वो फॉर्मूला बेटे, जब दो लेंसेज हो लेकिन उनके बीच में सेपरेशन हो, तब ये होती है P इफेक्टिव, पावर इफेक्टिव। लेकिन हमें तो F इफेक्टिव निकालना है। क्या मैं इसी को नहीं लिख सकता हूं, 1 बाई एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई F1, बेटा वो 30 है और प्लस साइन के साथ, क्योंकि कॉन्वेक्स है, माइनस लिखूंगा कि कॉनकेव है, 1 बाई F2 है बेटा 20 माइनस D P1 P2 20 इंटू 30, लेकिन 20 तो माइनस है, वो माइनस इसको प्लस बना देगा। होप कि यहां तक आपको समझ में। और D कितना बेटा 8 है, सीधे मैं यहां पे D एज 8 इंसर्ट कर दूं, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, 20 इधर 30 इधर, तो बेटा 20 माइनस 30 माइनस 10, सो इट इज माइनस 10 अपॉन, सो इट इज 600 इज, और यहां से क्या आएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 600, सो 8 डिवाइडेड बाई 600, यह आएगा 2 बाई 600, 600 डिवाइडेड बाई 2 आएगा बेटा, सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि ये माइनस है, 600 डिवाइडेड बाई 2, सो 300, लेकिन साइन माइनस। सो क्या मैं ये कहूं, एफ इफेक्टिव जो आई वो आई माइनस 300 बेटा सेंटीमीटर, इसकी इन दो की इफेक्टिव फोकल लेंथ आई। माइनस का मतलब क्या है, यानी ये पूरा ये जो दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, सॉरी डाइवर्जिंग, क्योंकि बेटा नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव की, पॉजिटिव कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग, कॉनकेव होता है डाइवर्जिंग। नेगेटिव आई, सो दैट मींस ये पूरा सिस्टम डाइवर्ज करेगा इंसिडेंट रेज को, पैरेलल रेज को ये जो है नेट में डाइवर्ज कर देगा। आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे, इसका पार्ट बी भी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट above. Okay, the distance between the object and the convex lens is 40 सेंटीमीटर। 1.5 रख दिया कॉन्वेक्स लेंस के साइड, और कितना दूर रख दिया 40 सेंटीमीटर। देखिए बेटा यहां पे क्या, ध्यान से सुनिएगा, यह हमारा कॉन्वेक्स, यह हमारा कॉनकेव।
राइट और इसकी फोकल लेंथ 30, इसकी है बेटा 20, याद रखेंगे माइनस साइन के साथ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहां से हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, कितना दूर रख दिया, 40 सेंटीमीटर, किस लेंस से, कॉन्वेक्स से, और इसकी खुद की लेंथ कितनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 1.5 सेंटीमीटर, यस द ऑब्जेक्ट साइज इज 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, यहां तक समझ में। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंस सिस्टम, यानी आपको बतानी है बेटा नेट मैग्निफिकेशन कितनी हुई इन दो लेंसेज की वजह से, और क्या कह रहा है, एंड द साइज ऑफ इमेज, और निकालनी है साथ में साइज ऑफ द इमेज। देखिए बेटा अगर ये क्वेश्चन होता लेंसेज इन कांटेक्ट, लेंसेज इन कांटेक्ट, तो आपको पता है बेटे हम निकालते हैं नेट मैग्निफिकेशन, लेकिन ये है बेटा लेंसेज अलग अलग, तो यहां पे आपको सेपरेटली जो है थोड़ा सा आपको रहना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। जब दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, और हमारे केस में आई थिंक इट्स 8 सेंटीमीटर, तो ये अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखिए करना क्या, नेट मैग्निफिकेशन निकालनी है और निकालनी है साइज ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन और साइज ऑफ द इमेज। ध्यान से सुनिए, हम इस लेंस के लिए अलग से मैग्निफिकेशन निकालेंगे, इसके लिए अलग से निकालेंगे। और एक बात, जब भी मल्टीपल एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब ये नहीं ये वाला ऑब्जेक्ट, मतलब दो लेंसेज, तीन लेंसेज, लाइक दैट, तो उसमें जरूरी होता है बेटा कि एक लेंस जो है बेटा, एक लेंस वो उसकी इमेज जो होती है वो दूसरे उस लेंस के लिए या मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो सेम गोज विद दिस कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस के सामने ये लेंस क्या बनाएगा, इमेज, वो जो इमेज है वो इसके लिए काम करेगी एज ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसको फिर से मैं बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, आपने कॉन्वेक्स लेंस के सामने रख दिया एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ है 1.5, राइट, कितना दूर, 40। तो बेटा सबसे पहले ये कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा, वो जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और फिर उसको ऑब्जेक्ट मान के ये अपनी इमेज बनाएगा, दैट वुड बी आवर फाइनल इमेज। अब स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे हैं वो देख लीजिए बेटा। सबसे पहले हम इस लेंस की एनालिसिस करेंगे, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे। हमें पता है बेटे लेंस के लिए जो फॉर्मूला लगती है, जैसे हर कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है बेटे स्फेरिकल मिरर्स में बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, राइट, MT जिसको मैं बोलता हूं क्योंकि परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे भी वैसे बेटा यहां पे लेंसेज में फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन की, लेकिन लेंसेज में फॉर्मूला क्या है, I/O V/U F डिवाइडेड बाय F प्लस U, ये है बेटा फॉर्मूला लेंसेज में। तो बेटा आप देख सकते हैं उससे डिफरेंट है, यहां पे माइनस वहां पे हुआ करता था स्फेरिकल मिरर्स में, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, यहां पे प्लस होता है। ये लेंस की फॉर्मूला है, लगाते हैं बेटा इस वाले हम इस पे अप्लाई करते हैं कॉन्वेक्स वाले लेंस पे, तो देखते हैं क्या मिलेगा। साइज ऑफ द इमेज मुझे नहीं पता है, जो ये इमेज बनाएगा उसका साइज, ऑब्जेक्ट साइज मुझे पता है, इसका ऑब्जेक्ट साइज है 1.5 प्लस साइन के साथ अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज डिस्टेंस जो ये इमेज बनाएगा नहीं पता है मुझे कहां पे बनाएगा, लेकिन यू मुझे पता है -40, क्योंकि बेटा रेज ऑफ लाइट यहां से वहां जा रही है और इस पोल से हर कोई डिस्टेंस मेजर करनी, इस साइड और अपोजिट, तो -40 सेंटीमीटर इज इक्वल फोकल लेंथ डेफिनेटली +30, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, +30, और माइनस हो जाएगा बेटा यहां पे 40, फिर से कह रहा हूं माइनस हो जाएगा 40। अब बेटा ये सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा -10 आएगा, और यह आएगा -3, सॉल्व करके आएगा ये -3 विदाउट एनी यूनिट। अब देखिए दो चीजों का आंसर मिला। सबसे पहले इमेज का साइज 3 × 1.5, so it is 4.5, right? So image का साइज आया 4.5 सेंटीमीटर, साइन माइनस, यानी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इमेज कहां पे बनेगी, V चाहिए, माइनस माइनस प्लस, तो दैट मींस लेंस के उस साइड इमेज बन रही है, 3 4 12, दैट मींस बेटा जो V है दैट इज 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर दूर बनेगी इमेज। अब यहां पे ध्यान से सुनिए बेटा, इसने इमेज बनाई 120, एक बड़ी सी इन्वर्टेड इमेज बना दी, बट द क्वेश्चन इज कितना दूर, 120, लेकिन 120 में से ये डिस्टेंस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो जरा मुझे बताइए बेटा, यहां से आपको जाना है 120, तो मान लीजिए लेट्स सपोज
लेट्स सपोज इसने अपनी इमेज यहां पे बना दी और यहां से यहां तक डिस्टेंस है बेटा 120 सेंटीमीटर। तो ये बताइए इस लेंस के लिए, इस लेंस इस कॉन्केव के लिए ये इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट। नाउ दिस वुड बी द ऑब्जेक्ट। किस लेंस के लिए? कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। और ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है? 120 माइनस 8। 120 माइनस 8। यू गॉट माई पॉइंट। तो वो होगी बेटा इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल 120 माइनस 8। क्या आपको माइनस 8 आया समझ? मैंने क्यों किया बेटा? मैंने इसलिए किया माइनस, क्योंकि बेटा इस लेंस से 120 था, अगर मुझे इससे देखना है तो 8 इसमें से घटाना पड़ेगा। तो बेटा आपको मिला 120 माइनस 8 112 सेंटीमीटर, राइट। सो ये है बेटा आपके लिए अब 112 सेंटीमीटर क्या है आपके लिए बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनिए बेटा, इस लेंस के लिए अब हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए। अब इस लेंस पे हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे बेटा यही वाली फॉर्मूला, लेंस की फॉर्मूला फिर से इस वाले लेंस के लिए। लेकिन u कितना लेंगे बेटा? u लेंगे 112 सेंटीमीटर और निकालेंगे बेटा इसकी इमेज, और जो इसकी इमेज होगी वही है बेटा फाइनल इमेज। सो बेटा और उसी का जो मैग्निफिकेशन होगा उसमें जो दैट विल द फाइनल मैग्निफिकेशन। तो आप दूसरे लेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, m मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू I बाई O v by u is equal to f divided by f minus u। इस तरीके से बड़ा f डिवाइड बाय f माइनस यू। I बाई O इमेज का साइज पता नहीं है मुझे, फाइनल इमेज का साइज चाहिए। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है बेटे? ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हमने निकाला हुआ है यहां से 4.5 माइनस 4.5, क्योंकि जो उसने इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, माइनस 4.5 इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन भी निकालनी है v इमेज डिस्टेंस, इमेज कहां पे बनी नहीं पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 112 और वो भी प्लस 112 सेंटीमीटर इज इक्वल फोकल लेंथ कितनी है बेटा इसकी? फोकल लेंथ है इसकी -20 डिवाइडेड बाय -20 और बेटा u कितना है बेटा? u कितना है इसके लिए? u है बेटा 112। तो और वो प्लस है तो यहां पे सॉरी यहां पे प्लस लिखना है, ये लेंस की फॉर्मूला यहां पे प्लस आएगा और यहां पे माइनस नहीं, ये प्लस रहेगा 112। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा आपका जो u है वो भी प्लस है और यहां पे प्लस साइन है बेटा, प्लस ही रहेगा। सिर्फ फोकल लेंथ के टाइम आपको माइनस साइन इंसर्ट करनी है। अब जरा देखिए बेटा इसको सॉल्व करेंगे। मुझे क्या चाहिए बेटा? m चाहिए मुझे मैग्निफिकेशन, वो तो यहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए 20 डिवाइडेड बाय 112 माइनस 20, 20 डिवाइडेड बाय 112 माइनस 20, यू गॉट माय पॉइंट। और इससे आपको m मिलेगा और साथ में आपको फाइनल इमेज की पोजीशन भी मिलेगी और साइज भी मिलेगा। दैट मींस फिनिश्ड दिस क्वेश्चन। क्या किया? अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करूं तो साइज ऑफ इमेज मुझे मिला। अगर मैं m कहूं तो सीधे मुझे m ऐसे मिला। अगर मैं कहूं फाइनल इमेज की पोजीशन क्या है, सो दैट मींस अब आपको जो भी चाहिए, व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन देखिए बेटा क्या क्या कह रहा है आपसे, क्या क्या चाहिए हमें? डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंस सिस्टम। तो टोटल नेट मैग्निफिकेशन, जो आपकी फाइनल इमेज है ये उसकी मैग्निफिकेशन है, यही तो हमारा m है और हमें चाहिए बड़ा फाइनल पोजीशन है ना, एंड द साइज ऑफ द इमेज। और साइज ऑफ इमेज कहां से निकलेगा? I वहीं पे रख दीजिए 4.5 यहां पे लाना है। आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक ना डिफिकल्टी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बस क्योंकि डिस्टेंस है इनके बीच में तो आपको बेटे संभल के इसमें जाना पड़ेगा। और हां मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जो ट्रेंड है इस टाइम नीट एग्जाम की, आप रिसेंट पेपर देखिए बेटा, जो ये डबल मिरर डबल लेंस की प्रॉब्लम्स है इस पे कुछ ज्यादा ही ये उसकी फेवरेट है बेटा एग्जामिनर की। तो इस न्यूमेरिकल को गलती से भी छोड़ के मत जाइएगा, इसको करके जाइएगा, ठीक है। सो चलिए बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज दैट? Okay. A screen is placed 90 centimeter from an object. The image of the object on the screen is formed by convex lens at two different locations separated by 20 centimeter. Determine the focal length of the lens. फिर से इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। क्योंकि ये क्वेश्चन है बेटा based on focal length of lens by using displacement method। हमने क्लासरूम में बहुत जो इसकी डिटेल्ड एनालिसिस की है, अभी मैं ब्रीफ आइडिया दूं तो ध्यान से सुनिए बेटा।
यह हमारे पास ऑब्जेक्ट है और यहां पे ये स्क्रीन है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्क्रीन, और इनके बीच में डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है बेटा? स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर, बीच में 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है बेटा। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्मड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। कहता है बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी वजह से इस स्क्रीन पे इमेज बन रही है। लेकिन कब? बाय लेंस एट टू डिफरेंट पोजिशंस, यानी लेंस को जब मैंने इस जगह पे रखा इमेज बनी, फिर थोड़ा सा आगे लिया इस जगह पे रखा फिर से इमेज बनी, और इन दो लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस है, स्मॉल डी या एक्स में कहूं बेटा, वो एक्स दे करे, कितना एक्स दे करे बेटे? 20 सेंटीमीटर। तो कहता है फिर बताइए इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी? तो याद रखिए बेटा, जब लेंस की दो पोजीशंस ऐसी हो, जब इमेज बने, तो फोकल लेंथ की फॉर्मूला होती है बेटा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d। याद रखेंगे ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द स्क्रीन, और बीच में लेंस की दो पोजीशंस है जहां पे लेंस रखने से इमेज बन रही है। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज द केस जिसको हम कहते हैं बेटा फोकल लेंथ ऑफ लेंस बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। तब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होती है इसके बराबर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। डी क्या बेटे? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। इसमें एक्स क्या बेटा? एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। सो बेटा अब सॉल्व करिए इसको। What is D? D is here 90. 90 का स्क्वायर 9 9 81 और 00 यहां पे आ जाएगा इस तरीके से 90 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज 400 डिवाइडेड बाय करना है बेटे 4 टाइम्स d, सो इट इज 4 into 90। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर टू माय क्वेश्चन। देखिए आंसर बहुत ही आसान है, मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं। 8100 मैंने कैसे किया? d स्क्वायर 90 स्क्वायर माइनस 400 डिवाइड बाय 4 into 90, सो 4 9 36, तो ऊपर आ जाएगा 8100 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 36 360। एक जीरो तो आपका वैसा ही यहां पे कट रहा है, तो आप यहां पे कह सकते हो 810 में से 40 को माइनस डिवाइडेड बाय 36, जस्ट चेक आउट आपका आंसर कितना आएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए अराउंड 810 माइनस 40 है बेटा डिवाइडेड बाय 36, राइट? सो इट शुड कम नियरली 808 के आसपास ही आ रहा है शायद, ठीक है। 810 माइनस दिस डिवाइडेड बाय 36, चेक करिए बेटा ये कितना आ रहा है? 810 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 36, राइट? 21.3, सो इट इज 21.3 ये आना चाहिए आंसर आपका। चेक करिएगा इसको, 21.3 इसका आंसर है, 21.3 इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट सेज the image of small electric bulb fixed on the wall of the room is to be obtained। देख बेटा यहां पे एक दीवार है और इस दीवार के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है, there's a bulb on this fixed on this wall, और आपको क्या चाहिए? The image of the small electric bulb fixed on the wall of the room is to be obtained on opposite wall। यहां पे वॉल है बेटा, यानी इसको स्क्रीन मानिए और इसको ऑब्जेक्ट मानिए। आपको इसकी इमेज यहां पे चाहिए, जबकि इनके बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर की डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। ओके, बाय मीन्स ऑफ लार्ज कॉन्वेक्स लेंस, आपको बीच में क्या रखना है बेटे? किसकी मदद से इस बल्ब की इमेज इस दीवार पे बननी चाहिए? लार्ज कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ? इस पे आप आइए। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस? पहले तो ये समझिए, क्या आपको नहीं लगता है इट इज द सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया, फोकल लेंथ बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, इजंट? सो बेटा ये सिमिलर क्वेश्चन है, फोकल लेंथ बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से सुनिए। आपको पता है F इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। ये 4x इज द फॉर्मूला, बट द क्वेश्चन हियर इज दैट सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इट्स 4, एक सेकंड, ये मैंने अभी आपको दिखाया बेटे, जस्ट चेक आउट हियर, ये देखिए डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, यही फॉर्मूला मैं वापस यहां पे यूज कर रहा हूं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एक सेकंड,
मैंने x लिखा हुआ है, इट्स 4d। तो यही फॉर्मूला बेटे वापस रिपीट हम यूज करेंगे, बट द क्वेश्चन इज दैट ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ। आपको f को करना है मैक्सिमम, नोट डाउन करिए, फोकल लेंथ को मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम कैसे करोगे बेटा, d को तो कुछ कर नहीं सकते हो, दैट इज 3 मीटर, दैट्स फिक्स्ड। तो किसको हम चेंज कर सकते हैं, x इज द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पोजीशंस, राइट। मुझे बताइए अगर मैं x को 0 कर दूं, यानी सबसे कम, आपको नहीं लगता है न्यूमरेटर वाली टर्म सबसे ज्यादा निकलेगी? अगर सबसे ज्यादा न्यूमरेटर निकलेगा f तभी मैक्सिमाइज होगा, यानी f मैक्सिमम होगा जब हम x करेंगे 0। यानी यह है केस बेटा, कौन सा केस, जब हमारे पास एक ही पोजीशन ऑफ लेंस होती है जिस पे रखने से आपको इमेज मिलती है ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज द केस ऑफ सिंगल पोजीशन। तो x को 0 करिए बेटा, d स्क्वायर बाय 4d इज द आंसर। d स्क्वायर कितना आएगा यहां पे, 3 3 9 आएगा, डिवाइडेड बाय 4d है बेटा, दैट इज 3। सो बेटा यहां पे कैंसिलेशन होगी, 3 बाय 4 इज द आंसर। इसकी फोकल लेंथ आ गई बेटा इस लेंस की 3 बाय 4। फिर से बता दूं, फोकल लेंथ x होती है बेटा दो पोजीशंस ऑफ लेंस, दो पोजीशन जहां पे लेंस को रखने से इमेज बनती है। क्योंकि इसने मैक्सिमम का, मैक्सिमम फोकल लेंथ तब आएगी जब बेटा दो पोजीशंस ना हो बल्कि सिंगल पोजीशन हो, सिंगल एक पोजीशन हो, यानी x को 0 करना, x को 0 करना है। बाकी हमने सॉल्व किया एंड दिस इज द आंसर टू माय क्वेश्चन। नाउ ध्यान से देखिए बेटा, अब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, इट्स क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए देखते हैं बेटा, इसके एनालिसिस करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यू हैव लर्न्ड दैट प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर्स प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है और जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, बिल्कुल सही। कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेज, क्यों नहीं, कहता क्या वो रियल इमेज भी बनाते हैं? आराम से बेटा, अब पहले इस बात पे आइए, क्या हमने पढ़ा हुआ प्लेन मिरर में क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रियल इमेज इज वर्चुअल एंड वाइस वर्सा। तो क्या मैं ये कहूं कि अगर ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो, तो इमेज क्या होगी, रियल। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये कहता है क्या प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस कर सकते हैं कौन सी, रियल इमेज। रियल इमेज आराम से, पहले यह है बेटा प्लेन मिरर। देखिए रियल इमेज कैसे बनाएगा, मान लीजिए कन्वर्जिंग रेज आ रही है, कन्वर्जिंग रेज। अब कन्वर्जिंग रेज कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएंगी, यहां पे इंसिडेंट रेज मिल गई, ऑब्जेक्ट कौन सा बना, वर्चुअल। अब यहां पे क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, यहां पे क्या बनी, इमेज। किन रे से, किन रे से, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मीट हो वहीं इमेज होती है। तो कौन सी इमेज बनी बेटा, रियल इमेज बनी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हाँ, प्लेन मिरर कैन आल्सो फॉर्म द रियल इमेज। सेम इज द केस विद द कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है बेटा और हमें इससे रियल इमेज बनानी है, कन्वर्जिंग रेज लाइए बेटा इसके ऊपर। आपको पता है कन्वर्जिंग रेज को अगर प्रोड्यूस करेंगे यहां पे वो मीट होंगी, क्योंकि इंसिडेंट रेज है, यहां पे मीट हुई, ये ऑब्जेक्ट हुआ लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। जब ये रिफ्लेक्ट करेंगी और ये यहां पे मिलेंगी तो यहां पे इमेज मिलेगी और वो भी रियल इमेज मिलेगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है यस, वी कैन प्रोड्यूस द रियल इमेज बाय प्लेन मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। Next question, what it says, a virtual image we always say cannot be caught on the screen। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखेंगे। मान लीजिए हम प्रोजेक्टर यूज करते हैं बेटा, अक्सर क्लासरूम में प्रोजेक्टर यूज करते हैं, तो होता क्या है, जो प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट इमेज करता है वो आपको एक जो है दीवार पे या बोर्ड के ऊपर नजर आती है वो इमेज। अगर वो इमेज वर्चुअल हो तो वो उस बोर्ड पे नहीं बन सकती है बेटा। तो कहने का मतलब ये है, जो प्रोजेक्टर इमेज प्रोजेक्ट करता है दीवार पे वो इमेज होनी चाहिए रियल। सिर्फ रियल इमेज को ही आप किसी कर्टन या किसी वॉल पे प्रोजेक्ट कर सकते हो, वर्चुअल इमेज को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो, ड्रा नहीं कर सकते हो, बना नहीं सकते हो। यही कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वर्चुअल पहले मेन पॉइंट कह रहा है, वहीं से कह रहा है a virtual image we always say cannot be caught on the screen। तो बेटा ये हम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है। देखिए फिर अब क्वेश्चन अब एक क्रिएट कर रहे हैं, yet when we see a virtual image we are obviously bringing it on the screen, that is the retina of our eye। is there a contradiction, कहता है लेकिन वर्चुअल इमेज जब हम देखते हैं, हमारी आंखें देखती हैं। अब वर्चुअल इमेज, फिर अगर हम वर्चुअल इमेज देख रहे हैं,
हम वर्चुअल इमेज को प्रोजेक्ट स्क्रीन पे नहीं कर सकते, ये हमें पता है, लेकिन कहता है हम देखते तो हैं वर्चुअल इमेज, हमें तो नजर आती है, हाँ नजर आ रही है। जैसे मिरर के सामने में खड़ा हो रहा हूं, जिसको मैं देख रहा हूं, दैट्स अ वर्चुअल इमेज। कह रहा है आप तो उस टाइम वर्चुअल इमेज देख रहे हो, तो आपने तो अभी कहा स्क्रीन पे हम वो ड्रा नहीं कर सकते, तो ये क्या हो रहा है, कैसे रेटिना पे इस टाइम वो इमेज फिर बन रही है? बेटे इसका आंसर है, पहले ये समझिए वर्चुअल किन से बनती है, वर्चुअल इमेज किन से बनती है? डाइवर्जिंग रेज से। अगर वो कन्वर्जिंग हो, वो खुद मीट करेंगे, डाइवर्ज होती हैं। आप ध्यान से सुनिए, हमारे रेटिना और उस इमेज के बीच में क्या है, यानी जो डाइवर्जिंग रेज है उनके बीच में क्या है, हमारी आंखों के सामने एक लेंस है। कौन सा लेंस है? इट्स कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है? कन्वर्ज करना। जो वो डाइवर्जिंग रेज है ये उनको कन्वर्ज करा देता है, रेटिना पे फोकस करा देता है इनको वहां पे, इसीलिए इमेज बन पाती है। सो यहां पे कंट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि यहां पे क्या है बेटा, जो लेंस है हमारी आंखों में वो क्या करता है, वो उन डाइवर्जिंग रेज जिनसे कि वर्चुअल इमेज बन रही है उनको कन्वर्ज करके रेटिना पे लाता है। सो दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ब्यूटीफुल यू कैन से कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नहीं कहूंगा, कॉन्सेप्ट। ओके, a diver under the water looks obliquely at fisherman standing on the bank of lake. Would the fisherman look taller or shorter to the diver than what he actually is? देखिए बेटा ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं ऐड करूंगा एक स्लाइड। देखिए ये यहां पे वाटर है और यहां पे डाइवर है, ठीक है, यानी जो पानी के अंदर मूव कर रहा है, पानी के अंदर प्रेजेंट है, और इस किनारे पे एक फिशरमैन है। कहता है जब ये इसको देखेगा, जब डाइवर इस फिशरमैन को देखेगा, क्या ये इसको जो ये फिशरमैन नजर आएगा, क्या इसकी लेंथ जो इसको नजर आएगी, क्या वो लेंथ इसकी एक्चुअल साइज से बड़ी होगी या कम होगी? आंसर इज सिंपली बड़ी होगी। इट्स अ कॉन्सेप्ट व्हिच कैन बी प्रूव्ड ऑन द रेफ्रैक्शन पार्ट। बेटा रेफ्रैक्शन, रेज कैसे अंदर आएंगी, वो रेफ्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और द अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उससे आप आराम से ज्योमेट्रिकली आप ये प्रूव कर सकते हो दैट द साइज ऑफ द इमेज वुड बी ग्रेटर देन एक्चुअल साइज व्हेन दिस diver will observe this fisherman। तो बेटा आंसर इसका आएगा, सिंपली कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता रहा हूं कि इसको जो नजर आएगा, इसने क्वेश्चन हमसे कहा था टॉलर और शॉर्टर, तो आंसर इज टॉलर, इसको नजर आएगा। तो याद रखिए जब कोई इंसान पानी के अंदर होता है तो उसको वो चीज जो बेटा बाहर हो, ईयर में प्रेजेंट हो, वो उसको टॉलर नजर आती है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ है। हम ये तो दो ही मीडियम है, हमने तो मल्टीपल मीडियम का पढ़ा हुआ है, दो हम चीजें पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो कि अगर बहुत सारे मीडियम हो, पैरेलल इंटरफेस हो, वो ऑब्जेक्ट नीचे किसी जगह पे, आपको इमेज कहां पे नजर आएगी? तो शिफ्ट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, यही शिफ्ट हम पढ़ते हैं। बर्ड एंड फिश प्रॉब्लम में मैंने आपको सिखाया कि अगर बर्ड होगा, फिश उसको कहां नजर आएगी? सो उसको वो ज्यादा हायर पे नजर आएगी। बर्ड और फिश के प्रॉब्लम में बर्ड, अल्लाह चला शानो, बेटा अजान हो रही है, 1 मिनट वेट करेंगे, सॉरी। देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा। सो दैट मीन्स इसका कॉन्सेप्ट है सिंपल। सो उसी शिफ्ट जो मैं बोल रहा था आपसे कि जब हम बर्ड एंड फिश प्रॉब्लम पढ़ते हैं उसमें हम शिफ्टिंग की एक जो है प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं कि इमेज वहां नहीं बनती जहां पे वो नजर आती है, ठीक है। एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि रेफ्रैक्शन की वजह से वैसा होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है व्हेन इट चेंज द मीडियम। सो सेम यहां पे भी आप वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो डाइवर होता है पानी के अंदर, वो जो बाहर के ऑब्जेक्ट को देखता है, बड़े उसी बेंडिंग की वजह से उसको उसकी जो साइज है बेटा, उस पर्सन की जो साइज उसको नजर आएगा वो ज्यादा बड़ा नजर आएगा। Next question is, does the apparent depth of tank of water change if viewed obliquely? If so, does the apparent depth increases or decrease? बिल्कुल अभी जो मैं बात कर रहा था शिफ्ट की, देखिए बेटा ये हम प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली, हमने 100 न्यूमेरिकल्स इस पे की होंगी। फिर मैं याद दिला दूं, ये बॉटम ऑफ द टैंक है, ये बॉटम ऑफ द टैंक है, इसको आपने पानी से भर दिया, ऑब्जर्वर बाहर है, ऑब्जर्वर बाहर है और इसको ओब्लिकली देख रहा है। आपको ये बताना है इसको जो इसका बॉटम है वो कहां नजर आएगा। तो शिफ्टिंग से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
शिफ्टिंग से आराम से समझ में आएगा। उसको बॉटम यहां पे नजर नहीं आता है बल्कि रेजर्ड नजर आता है। इसमें हमने न्यूमेरिकल्स की हुई हैं, राइट? यू कैन चेक दिस आउट देयर एज वेल। सो यहां पे आइए बेटा, सो हमें ये रेजर्ड नजर आएगा। ऑब्जर्वर बाहर है, ये जो इसका जो बॉटम है ये इसको रेजर्ड नजर आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The refractive index of diamond is much greater than that of the ordinary glass. क्या है refractive index डायमंड का? बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी ग्लास से अराउंड 2.1 2.5 के आसपास होता है इसका refractive index डायमंड का। Is this fact of some use to a diamond cutter? बेटे आपको होता है डायमंड की खास बात क्या? ब्रिलियंस, कि उनके अंदर लाइट जाती है, वो चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? TIR की वजह से। लाइट उनके अंदर जाती है बट बाहर निकलना उसका बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे TIR करता है। तो बेटे याद रखेंगे, कहता है क्या इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना उसके ब्रिलियंस के साथ कुछ मतलब उसका कनेक्शन है? बिल्कुल है बेटा, ध्यान से सुनिए क्या कनेक्शन है। कनेक्शन ये है, जितना रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज बढ़ेगा। सर आप कहना क्या चाहते हैं? ध्यान से सुनिए बेटा, मेरे पास डायमंड है, इसके अंदर लाइट जानी चाहिए, चमकेगा तब जब वो अंदर TIR करेगा। लेकिन जब इंसिडेंट रे इस पे पड़ेगी वो एक एंगल पे पड़ेगी ना, इसके फेस के ऊपर, वो एक एंगल पे पड़ेगी इसके फेस के ऊपर। द क्वेश्चन हियर इज दैट इसका ज्यादा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना इज द इंडिकेशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज अराउंड 20 से 90 डिग्रीज के आसपास, 20 डिग्री से 90 डिग्रीज के आसपास अगर इंसिडेंट रे इसके अंदर जाती है, इंसिडेंट रे अगर इसके अंदर जाती है किसी भी एंगल पे बिटवीन 20 एंड 90 डिग्रीज, बिटवीन 20 एंड 90 डिग्रीज, तो क्या होगा बेटे? वो अंदर जाएगी वो अंदर करेगी TIR, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। कहां से कहां तक अगर जाएगी? 20 से 90 डिग्री कोई भी एंगल पे अगर वो अंदर जाती है। सो देखिए डाइवर्सिटी बढ़ गई। अगर यही एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज स्मॉल होता, सो बहुत कम रेज ही फिर उस एंगल पे पड़ती, फिर TIR करती। लेकिन रेंज बहुत है तो वो रेज जो 30 डिग्रीज पे आएंगी वो भी TIR करेंगे, 40 डिग्री वो भी TIR करेंगे, 60 वो भी TIR। तो रेंज बहुत ज्यादा होता है। रेंज कब ज्यादा होता है? जब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। सो दैट्स इट, क्योंकि इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायमंड लुक्स ब्यूटीफुल, राइट? सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन सेज, shows a cross section of light pipe made up of glass fiber of refractive index 1 point। देखिए बेटा ये है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? जिससे हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे विद द स्पीड ऑफ लाइट या उसके आसपास भेजते। और खास बात यह है बेटा कि दिस द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन। लेकिन जो मैसेज इसमें जाती है, वो जाती है इन फॉर्म ऑफ लाइट। वो देखिए कैसे, यहां पे जो ये लाइट जा रही है अंदर बेटा, ये लाइट क्या है? ये मैसेज है। और यहां से बाहर आ रही है तो यहां पे रिसीवर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। और लाइट जो इसके अंदर आप देख रहे हो ये है बेटा हमारी मैसेज। जैसे हमारी मैसेज चलती है इन फॉर्म ऑफ करंट, इस वायर के अंदर मेरी आवाज चल रही है, किस फॉर्म में चल रही है? करंट। इस तरह से यहां पे मैसेज चलती है, नॉट इन फॉर्म ऑफ करंट, इन फॉर्म ऑफ रे ऑफ लाइट। तो बेटा रे ऑफ लाइट यहां पे इंसिडेंट हो गई एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका जो आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर के दो मटेरियल्स होता है, कोर और क्लैडिंग। अंदर का हिस्सा कहलाता है कोर, बाहर का कहलाता है क्लैडिंग। कोर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा, क्लैडिंग का होता है थोड़ा सा कम। कोर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 इसने दिया है और बेटा बाहर का दिया है 1.44। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर है और उसके अंदर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 1.68 और बाहर जो सराउंडिंग मटेरियल उसका 1.44। क्यों ऐसा होता है? ध्यान से देखिएगा, रे ऑप्टिकल फाइबर पे यहां पे इंसिडेंट हुई, अंदर आई, फिर यहां पे रिफ्रैक्शन हुई और इस सरफेस पे पड़ी। यहां पे ये मैसेज तब यहां पहुंचेगी जब यहां पे होगा TIR तब होता है जब रे मूव करेगी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। इसलिए कोर का ज्यादा और क्लैडिंग का कम होना चाहिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ द इंसिडेंट रे विद द एक्सिस ऑफ द पाइप फॉर विच द टोटल reflections inside the pipe takes place as shown figure। देखिए क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है आप बताइए
क्या होना चाहिए हमारा रेंज, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब आप इस रे को इस ऑप्टिकल फाइबर के एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस है ऑप्टिकल, इस पे आपने इसको इंसिडेंट करवाया किस एंगल पे, आई पे। ये चाहता है कि हम आई के हर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बोले कि जिस पे हम इंसिडेंट रे डालें और वो रे जब इसके अंदर जाए तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शंस करके दूसरे एंड से बाहर जाए। यानी हमें बताना है रेंज, किसका रेंज बताना है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का। आप समझ रहे हैं? तो बेटा हमें इस रेंज बताना, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो ध्यान से देखिएगा, अब रेंज निकालने का तरीका क्या। देखिए बेटा सिंपल है, देखिए सबसे पहले मुझे बताइए यहां पे क्या हो रहा है, टी आई आर। अंदर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.68 और बाहर का 1.44। मेरी कोशिश होगी क्रिटिकल एंगल निकालना, क्रिटिकल एंगल निकालना। अब क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, अब देखिए अंदर जो एंगल इस टाइम बन रहा है वो आई डैश बन रहा है, अंदर जो एंगल बन रहा है वो आई डैश बन रहा है। मैं कहता हूं टी आई आर तब होगा जब ये आई डैश होगा ज्यादा किससे, क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से बेटा ज्यादा होना चाहिए। तो पहले मैं निकालूं क्रिटिकल एंगल के लिए क्या कंडीशन है, व्हाट द कंडीशन फॉर द क्रिटिकल एंगल, राइट। जरा देखिए कंडीशन फॉर द क्रिटिकल एंगल क्या बेटा, हमें पता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होता है, क्रिटिकल एंगल होता है रे एरर बाय डेंस। रे एरर कितना है यहां पे, 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68, डेसिमल कट करिए, 144 डिवाइडेड बाय 168। आप इसको सॉल्व करिए, 144 डिवाइडेड बाय 168, देखिए अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ रहा है। सो इट इज 144 डिवाइडेड बाय 168, चेक करिए बेटा 0.85 के आसपास ये आ रहा है, 0.85, 0.8 के आसपास आना चाहिए। आप जरा चेक करिए वही आ रहा है कि नहीं, 0.85। 0.85 आ रहा है, राइट। सो इट इज 0.85 क्रिटिकल एंगल। अब क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल फिर कितना निकलेगा, 0.85। 0.85 आपका तो क्रिटिकल एंगल आ गया। द क्वेश्चन इज क्या मान के चलेंगे हम यहां पे कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना है। देखिए 0.5 अगर ये होता, ध्यान से सुनिए, 0.5 तो हम कहते 30 है, ये 0.85 आया। √3/2 का वैल्यू चेक करिए, √3/2 वो भी 0.84 के आसपास ही आता है, 0.85 के। √3/2 हम इसको लिख सकते हैं, √3/2 यानी साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू √3/2। √3/2 60 होता है बेटे। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो क्रिटिकल एंगल यहां पे निकल के आया वो तो 60 डिग्रीज आया। तो अब बताइए बेटा, मुझे बताइए आई डैश कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल 60 तो आई डैश होना चाहिए मोर देन 60। तो हमें एक कंडीशन मिल गई, आई डैश होना चाहिए ग्रेटर देन 60। आ गया इतना। अच्छा मुझे एक चीज, अगर मैं आई डैश को 60 लूं, होना चाहिए उससे ज्यादा, ये कितना, ये एंगल ये 90 है। आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को एनालाइज करिए, जस्ट पुट हियर इस राइट एंगल ट्राइंगल को, बताइए क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। आई डैश होना चाहिए 60 से ज्यादा, ठीक है, आई डैश होना चाहिए। अच्छा आर के अगर मैं अंदर का एंगल निकालूं आर, ये तो 90 है, ये तो आएगा ना बेटा 90 माइनस आई डैश, और 60 वो तो 30 आएगा। लेकिन ये होना चाहिए, आई डैश होना चाहिए 60 से ज्यादा, तो ये होगा ना बेटे 30 से कम, क्योंकि जितना आप ये बढ़ाओगे उतना ही कम होगा। तो आर जो है आपका, जो ये एंगल है, ये एंगल अंदर का एंगल, सो वो आ रहा है बेटे 30 से कम होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, 30 डिग्री से कम आएगा तब जाकर। अब अगर ये 30 से कम है, जरा बेटे जब ये 30 है तो बाहर का एंगल कितना है, तो बेटा यहां पे लगाएंगे सिनेलस लॉ, यहां पे लगाएंगे बेटा सिनेलस लॉ। तो बताइए बाहर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई, बाहर का एंगल इज इक्वल टू अंदर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अंदर का एंगल है बेटा 30, साइन ऑफ 30 वो 1.5 वो 0.5, 1/2 0.5, 1.68 इंटू 0.5, जरा देखिए बेटा ये कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 0.5 के, एक सन 1.68 इंटू 0.5, चेकआउट करिए ये कितना आ रहा है बेटे, 1.68 इंटू 0.5 आप चेकआउट करिए कितना आ रहा है,
ये 0.8 के आसपास आएगा, ये भी आएगा 0.8। अभी मैं आपको समझा रहा था 0.8 का आने का मतलब क्या है, √3/2। √3/2 फिर से आपको मिल रहा है साइन ऑफ आई, √3/2 आ रहा है बेटा, √3/2। √3/2 मतलब ये है बेटा 60 डिग्रीज। अब बेटा यहां पे थोड़ा सा ऐसे समझिए, आई डैश होना चाहिए 60 से ज्यादा, आई डैश होना चाहिए 60 से ज्यादा। अगर 60 तो ये 30 से कम, अगर ये 30 से कम, आप देखिए बेटा 30 से कम, जब ये एंगल कम करोगे, जब ये एंगल कम करोगे तो बाहर का बढ़ेगा रेंज, तो आपका जो रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 से 90 तक हो गया बेटा। सो दैट मींस द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रे विल डेफिनेटली अंडरगो TIR इज अराउंड 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज के आसपास आपका रेंज बन गया। यू गॉट माई पॉइंट? फिर से बोल रहा हूं, अंदर का आना चाहिए 30 डिग्री से कम। अंदर का एंगल कब 30 से कम आएगा, जब बाहर का एंगल या तो 60 होगा या तो 60 से ज्यादा, क्योंकि जितना ये एंगल बढ़ेगा उतना ये एंगल कम हो जाएगा। जितना ये एंगल बढ़ेगा तो 60 से 90 के बीच में रेंज, और अंदर का बेटा 30 से कम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहां पे फिर से आपको क्या बात सीखने को मिली कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। 144 डिवाइड बाय 168 0.8 के आसपास, और पता होना चाहिए, घर में प्रैक्टिस की होनी चाहिए, √3/2 का वैल्यू भी 0.8 के आसपास है, तब जाकर ये क्वेश्चन बेटा लगते हैं वहां पे। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, a small pin fixed on table top is viewed from above from a distance of 50 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक नीडल रख दी गई है, नीडल रख दी गई है, ठीक है। इसको ऊपर से हम देख रहे हैं, कितना ऊपर से देख रहे हैं हम इसको हम देख रहे हैं 50 सेंटीमीटर ऊपर से हम इसको देख रहे हैं। गुड। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन appear to raise it if it is viewed from the same point through a 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब। कहता है जब डायरेक्टली देख रहे हैं तो 50 सेंटीमीटर पे ये पिन है, लेकिन अगर हम बीच में अब गिलास स्लैब रख दें जिसकी थिकनेस है बेटा 15 सेंटीमीटर, उसकी थिकनेस है, तो बता दो ये कितना रेज्ड नजर आएगा। रेज्ड नजर आना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हम गिलास स्लैब जब पढ़ते हैं तो उसका पर्पस ही क्या होता है, शिफ्ट टू प्रोड्यूस, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, उसमें मुझे अभी नहीं जाना है, नॉर्मल एंड लेटरल। तो यहां पे नॉर्मल शिफ्ट आएगा। द क्वेश्चन इज कि यहां पे जो शिफ्ट अभी आ रहा है सर कितना आएगा, वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस गिलास स्लैब के आने की वजह से, आप देखिए बेटा थी गिलास स्लैब हेल्ड पैरेलल टू द टेबल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज द आंसर कहां गया, थ्रू 1.7 रेज्ड, टू बी रेज्ड, appear to be raised। यहां पे देखिए बेटा ये लाइन मैं ढूंढ रहा था, appear to be raised, रेज कितना ऊपर आपको नजर आएगा। सो दैट सिंपली शिफ्ट, सो शिफ्ट की फॉर्मूला है T into 1 minus 1 by mu। इतना शिफ्ट आता है गिलास स्लैब की वजह से, ये आपको पता होना चाहिए। थिकनेस है बेटा इस गिलास स्लैब की 15, 1 minus 1 by mu, mu कितना देकर है 1.5, 1.5 कितना हुआ 3/2, 3/2, 3 इधर 2 इधर, तो बेटा आपका आंसर आएगा 1/3, 3 5 15, 5 सेंटीमीटर ये रेज्ड नजर आएगी। ये जो पिन है बेटा 5 सेंटीमीटर का इसमें शिफ्ट आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नथिंग वरिंग अबाउट दिस, राइट। यहां पे कुछ डिड्यूस करना है, आई एम नॉट हियर टू, गॉट माई पॉइंट। तो फिर से आगे बढ़े टेलीस्कोप के क्वेश्चन। सो दिस फिनिशेस आवर कोटा, that means we have finished all the textbook numericals excluding related to optical instruments. The reason is we have separately discussed in detailed optical instruments, जिसकी लिंक बेटा आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होप आपको समझ में आया होगा। इन केस एनी डाउट आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक्स सो मच।